हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसिशन प्रेप। तो आज कॉस्ट अकाउंटिंग का एग्जाम था। कैसा हुआ सबका एग्जाम? होप करती हूँ कि सबका एग्जाम अच्छा गया होगा। अब हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस है 5 जून को। हमारे पास हार्डली 1 डे ही बचा है। आज की शाम रात को जो बच्चे पढ़ेंगे वो पढ़ सकते हैं, और आप 5th की मॉर्निंग में थोड़ा सा पढ़ सकते हो। तो जोर लगा दो, अपना एग्जाम क्लियर करना है किसी भी तरीके से। फर्स्ट 3 यूनिट्स जो है मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। अब जाओ जाकर वीडियोस देखो, सबको नटशेल में एक्सप्लेन कर दिया है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किसी किसी के मैंने साथ में दे दिए हैं। अब यूनिट 4 अभी मैंने स्किप किया है। आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द यूनिट 5 ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। यूनिट 4 स्किप करने का एक ही मोटो है कि वो बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल एंड वन ऑफ द बोरिंग यूनिट इन योर दिस सिलेबस इंटरनेशनल बिजनेस। सो आई डिसाइडेड कि यूनिट 5 जो है मैं पहले पुट ऑन करती हूँ, बिकॉज ऐसे बहुत से ऐसे टॉपिक्स है जो हमने ऑलरेडी पहले रिकवर किए हैं, जैसे मर्जर एंड एक्विजिशंस आपने किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो ये सब थोड़े जाने से टॉपिक है ना, जिनको करने में हमें इजी लगता है और इंटरेस्ट भी आता है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द यूनिट 5 अगेन। 18 मार्क्स में आपका यूनिट 5 आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर आपका दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस। दिस चैप्टर इज रिलेटेड बाय कि इंटरनेशनली जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडिया में आकर के किस तरह के से जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। जनरली दिस चैप्टर इज ऑल इंक्लूडेड द मोड्स ऑफ, जैसे आपने इनिशियली किया था ना, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग था, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस था, जॉइंट वेंचर था। तो ये वैसा ही चैप्टर है, बस उससे और ज्यादा थोड़ा डिटेल में है। लेकिन कॉन्सेप्ट आपका वही है इंटरनेशनल फाइनेंस का, कि मार्केट से आपको इंटरनेशनल फाइनेंस जो है वो कैसे अट्रैक्ट करना है। इंटरनेशनल फाइनेंस का डेफिनेशन क्या होता है? वो कहता है इंटरनेशनली जो भी पैसा आ रहा है, दैट मीन्स वो कहाँ से फाइनेंस होके आ रहा है, आपका इंटरनेशनली फाइनेंस होके आ रहा है। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन कर लो अपना कॉन्सेप्ट ऑफ एफडीआई, जो हमने पहले भी बहुत बार कर लिया है फर्स्ट 3 यूनिट्स में। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहां पे फॉरेन इन्वेस्टर्स आके इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द डिग्री ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स एक जो है कंसिडरेबली डिग्री ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश करते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एफआईआईज जो शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे। दिस इज प्योरली एफडीआई, जहां पे क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट होगा। बाहर से लोग आएंगे और आके इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, या इंडिया के लोग जाके बाहर किसी और कंट्री में जाके इन्वेस्ट करेंगे। दैट इज नोन एज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एंड द वन पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग इन द अनदर कंट्री, उस पर्सन के पास पूरा डिग्री ऑफ कंट्रोल होगा कि वो अपने एसेट्स को कैसे मैनेज करेगा। नाउ द बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई। अब जो बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई है ना, जिसको अगर लर्न नहीं भी करना है ये क्वेश्चन, तो इसमें आपने बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल किया है, इंटरनेशनल बिजनेस फर्स्ट चैप्टर में। वो सारे बेनिफिट्स उठा करके आप यहां लिख सकते हो। ऑलमोस्ट 90% बेनिफिट्स आपके सेम है, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से क्या जनरेट हो रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है। वैसे ही इंटरनेशनल बिजनेस से क्या हो रहा था, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा, तो अल्टीमेटली बिजनेस आ रहा है। तो जहां पे भी एफडीआई जाएंगे, किसी यहाँ पे जाके एमएनसीज एस्टैब्लिश करेंगे या मर्जर्स करेंगे, या जहां पे भी जाके काम को एस्टैब्लिश करेंगे, वो क्या इंक्रीज करेंगे, वहां का एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेंगे। बिकॉज इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी, सर्विसेज सेक्टर सेटअप होंगे, सो दे विल रिलेट टू एम्प्लॉयमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा। क्यों? जब एफडीआई किसी और कंट्री में जाएगा, एक डेवलप्ड कंट्री की इकोनॉमी जिसके पास टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस, स्किल्स, एक्सपर्टीज भरे पड़े हैं, जब वो अपना ये सब रिसोर्सेज लेकर के किसी और इकोनॉमी के अंदर जाएंगे, तो वहां के रहने वाले लोग और वहां की जो वर्कफोर्स है जो उस कंपनी में काम करेगी, उनको सोचो कितना ज्यादा बेनिफिट होगा। दिस इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ एरियाज। जहां भी जिस कंट्री में जाके वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, सपोज एफडीआई गए और वहां पे बहुत सारी आईटी कंपनीज लगा दी, या वहां पे बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंपनीज लगा ली, तो जिस भी एरिया में वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, वो पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी एरिया उस पर्टिकुलर नेशन का, उस पर्टिकुलर इकोनॉमी का क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जिस वजह से उस कंट्री के सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल देखो, द प्रोसीजर ऑफ Hyundai फैसिलिटी इन श्रीपेंद्रपुर, तमिलनाडु, इंडिया। Hyundai जो है ना, इट्स अ कोरियन
कंपनी जिन्होंने इंडिया में आके अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी थी। अब देखो, अगर कंपनी आके, एक कार कंपनी है Hyundai, सबको पता है, कोरियन कंपनी है, उन्होंने आके इंडिया में अपनी फैक्ट्री लगाई, जहां फैक्ट्री लगाई वहां के लोगों को कितना एम्प्लॉयमेंट मिला होगा, फिर जहां पे सेल्स एक्टिविटी शुरू की वहां पे उन्हें कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला होगा। सो दिस इज हाउ दे डेवलप द एरियाज, राइट। देन प्रोविजन ऑफ फाइनेंसेस एंड टेक्नोलॉजी। अब ये जो कंपनी आ रही है एफडीआईज, ये अपने साथ क्या लेकर आ रहे हैं? फॉरेन एक्सचेंज लेकर आ रहे हैं। दैट मीन्स हमारी कंट्री में इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो रहा है? इंप्रूव हो रहा है। टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं, फॉरेन करेंसी भी आ रही है। तो जब ये लोकल इकोनॉमी में आएगा ना, दैट विल लीड टू इंक्रीज इन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द इकोनॉमी। एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, वी ऑलरेडी डन। यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है कि एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहा है। एक्सपोर्ट किस इंक्रीज का हो रहा है? वो कह रहा है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये क्या है? लोकल मार्केट से भी तो क्या होता है ना, आपका रिलेट होता है। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट है जो इंटरनेशनल स्टेट्स होते हैं। एफडीआई इन्वेस्टर्स हैव आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 100% EOU, दैट इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट और इकोनॉमिक यूनिट्स, विच हैव इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स टू फॉरेन नेशन। तो हर प्रोडक्ट, नॉट एवरी प्रोडक्ट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज बना रहा है वो लोकल मार्केट बना, तो वो हमारे ही इकोनॉमी में रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया में आके बना रहा है, तो अब ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा प्रोडक्ट इंडिया में सोल्ड आउट होगा। देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स जो बाहर की कंट्रीज में भी सोल्ड आउट होंगे। अब ये जो बाहर चले गए, ये क्या हो गए? आपके एक्सपोर्ट हो गए, तो एक्सपोर्ट्स बेनिफिट भी मिलता है। स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, फॉरेन करेंसी आ रहा है, इन दोनों की वजह से क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट होगा। एक्सपोर्ट्स की वजह से इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज होगा। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट वैसे भी आ रहा है बिकॉज बाकी कंपनी से स्टैब्लिश होके आ रहे हैं। तो इस तरीके से डिमांड और सप्लाई है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेट का आपका मीट होगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बनी रहेगी। और क्या क्रिएट होंगी? आपका लास्ट पॉइंट, द कंपैरेटिव, द क्रिएशन ऑफ द कॉम्पिटेटिव मार्केट। जैसे ही फॉरेन कंपनीज आके इंडिया में काम करेंगे, तो जो डोमेस्टिक मोनोपोलीज है, जो इनका सिर्फ पहले राज था, जी हम बना रहे हैं और तो कोई बना ही नहीं रहा, या ऑलरेडी देयर आर सम डोमेस्टिक कंपनीज जो मिलकर के एक अनहेल्दी प्रोडक्ट कह लो या अफोर्डेबल प्रोडक्ट नहीं बना रहे थे, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं बना रहे थे, तो वो सब मिलके उनका कंपटीशन बढ़ जाएगा, उनको एक हेल्दी कंपटीशन मिलेगा, एंड दे स्टार्ट मेकिंग इंप्रूवमेंट्स इन देयर ऑपरेशंस। वो अपने लाइन ऑफ प्रोडक्ट को अच्छा करेंगे, इनोवेशंस को प्रमोट करेंगे, इवन दे मेक द प्रोडक्ट अफोर्डेबल फॉर द इकोनॉमी, बिकॉज क्या जनरेट हो गया है? कंपटीशन आ गया है। अगर वो उनको मैच नहीं करेंगे, सो उन कंपनीज की जो डिमांड है वो इकोनॉमी में क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिर्फ नाम भी पढ़ोगे ना, एंड आई बिलीव कि नाम पढ़ने के बाद भी आप लोग बहुत अच्छा लिख सकते हो इसे। टाइप्स ऑफ एफडीआईज ये करने बहुत जरूरी है, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। टाइप ऑफ एफडीआईज, चार टाइप्स ऑफ आपके पास एफडीआईज है यहाँ पे। देखो, वर्टिकल, प्लेटफॉर्म, हॉरिजॉन्टल और कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट तीन चार बार नाम आएगा आपका इस चैप्टर के अंदर, तो अच्छे से उसका मीनिंग करना। हॉरिजॉन्टल क्या होता है कि सपोज अ कंपनी ए, वो कुछ नहीं कर रही, सिर्फ अपने ही बिजनेस को इस कंपनी, इस कंट्री में इन्वेस्ट कर दिया, सपोज इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया, ये ए एक कंपनी है। फिर हॉरिजॉन्टली वही ऑपरेशंस उसने कनाडा में इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर वही ऑपरेशन उसने अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर दिया। दैट मीन्स अ कंपनी जो इंटरनेशनली ग्रो कर रही है अपनी होम एक्टिविटीज को, अपने एक्टिविटीज में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं किए, बट अपने काम को एस्टैब्लिश कर दिया इनटू डिफरेंट फॉरेन करेंसीज विद द सेम ऑपरेशंस। ऑपरेशंस चेंज नहीं किए। फॉर एग्जांपल, मैकडोनल्ड्स की अगर बात करें, उन्होंने अपने रेस्टोरेंट जापान में खोले एंड मेनी अदर कंट्रीज दे हैव ओपन, लेकिन अपने ऑपरेशंस वही हैं कि वो बर्गर सेल कर रहे हैं, अपना मैकपफ सेल कर रहे हैं, ड्रिंक सेल कर रहे हैं, नॉट अदर देन एनीथिंग। बस चेंजेस क्या करे? इनोवेशंस करके हर कंट्री में कहीं पे अगर समझ में मैंगो ड्रिंक दिया तो वो दे दिया, अदरवाइज दे आर नॉट चेंजिंग कि चलो जी हम पिज्जा भी सेल करना शुरू करते हैं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। दैट इज द हॉरिजॉन्टल एफडीआई इन्वेस्टमेंट। फिर क्या है आपका वर्टिकल? वर्टिकल क्या है कि अपनी प्रोडक्ट लाइन को थोड़ा सा एक्सपैंड करना। दिस इज द कंपनी ए, उसने अपने अंदर जो है इन्वेस्टमेंट किया, दैट इज वर्टिकल काइंड ऑफ सब्सिडरीज ग्रो कह सकते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स अ कंपनी गोइंग अप द सप्लाई चेन इनटू द न्यू लेवल इन ऑर्डर टू ग्रो अनदर नेशन। उन्होंने अपने सप्लाई चेन को बढ़ाया,
अ कंपनी में एंगेज इन वेरियस ऑफ एक्टिविटीज अक्रॉस ओवरसीज, एक्टिविटीज मैं बोल रही हूँ ना कि एक्टिविटीज बढ़ाए तो ओवरसीज में, बट न्यू वेंचर रिमेन कनेक्टेड टू द प्राइमरी बिजनेस, प्राइमरी बिजनेस वही है बट उससे रिलेटेड और बहुत से काम जो है उन्होंने इंक्रीज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल वगैरह मैकडोनल्ड्स जो है उन्होंने कैनेडियन फर्म को हायर किया है टू सप्लाई द मीट एंड एग्स टू इट्स आउटलेट्स, उन्होंने अपने ऑपरेशंस किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन उनका जो बेसिक ऑपरेशंस है वो क्या रहा, वही रहा, सेम रहा, दैट इज द वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। देन वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट कॉन्ग्लोमरेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नहीं छोड़ना, बहुत तरीके से आपका आगे भी यूज होने वाला है। कॉन्ग्लोमरेट आर द कंपनीज दैट बाय अनरिलेटेड कंपनीज, जिनसे रिलेटेड उनके ऑपरेशंस भी नहीं है। सपोज एक कंपनी है, वो इंडियन कंपनी है, कोई इंडिया में जो सपोज करो उनका रेस्टोरेंट बिजनेस है, ठीक है, लेकिन किसी और कंट्री में जाके उन्होंने कोई और काम शुरू कर दिया, सपोज फूड क्लोथिंग का बिजनेस जो है बाय कर लिया किसी और इकोनॉमी के अंदर। सो पूरा अनरिलेटेड काम उन्होंने स्टार्ट किया, बाय किया अब्रॉड। This is unusual since it moves involving breaking through two entry barriers for entering a foreign nation। उन्होंने क्या किया, एक एंट्री बैरियर, क्योंकि वहां पे हो सकता है कि जिस काम में आप हो उससे रिलेटेड बहुत से एंट्री बैरियर्स हो, टैरिफ्स हो, कोटाज हो, उनको अवॉइड करने के लिए, बट दे वांट टू एंटर इनटू अ न्यू मार्केट, अ न्यू फॉरेन मार्केट। व्हाट दे स्टार्टेड इज दे एंटर इनटू अ प्रोडक्ट जहां पे अलग ही तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल था, उन्होंने वहां शुरू किया। एग्जाम्पल कह रहे यूके की एक कंपनी है वर्जिन ग्रुप, उन्होंने क्या बाय किया है, एक फ्रेंच क्लोथ्स ब्रांड बाय किया है, बट इस कंपनी इज रिलेटेड टू समथिंग एल्स, लेकिन उन्होंने फ्रेंच क्लोथ्स ब्रांड बाय कर लिया जस्ट टू एंटर द फ्रेंच फॉरेन कंपनी। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म क्या होता है, ऐसा बिजनेस जो फॉरेन कंट्री में एक्सपैंड करता है बट जो आउटपुट है वो फॉरेन ऑपरेशंस इज एक्सपोर्टेड टू द थर्ड कंट्री। अब एक कंपनी है विच इज एस्टैब्लिश इन इंडिया, दे वांट टू एक्सपैंड फॉरेन, उन्होंने बी में एक फॉरेन कंट्री में एक काम शुरू किया, यहाँ पे फॉरेन ऑपरेशंस जो है वो टेक ओवर कर लिए, लेकिन इसका जितना भी एक्सपोर्ट करना था वो किसको कर दिया, सी कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया, मतलब इंडिया का कहीं नाम ही नहीं आया। ये कब हो सकता है, अगर ऐसा काम हो जिस कंट्री में वो ऑपरेटर है, सपोज इंडियन कंपनीज जो है, अगर इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स है, बहुत से कोटाज इन पे लगते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, अगर हम यहाँ से डायरेक्ट इस कंपनी को एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें बहुत से टैक्सेस देने पड़ेंगे, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। सो ने किसी और कंट्री में जाके एक काम शुरू किया और वहां से डायरेक्ट क्या कर दिए, एक्सपोर्ट शुरू कर दिए। दिस इज नोन एज एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म, एफडीआई। प्लेटफॉर्म एफडीआई टिपिकली टेक्स प्लेस इन फ्री ट्रेड एरियाज, तो जनरली जहां पे ट्रेड फ्री एरियाज होते हैं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता, ये लोग वहां पे काम करते हैं, एंड लो कॉस्ट रीजन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर्ड ने इन्वेस्ट किया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन आयरलैंड, आयरलैंड में उन्होंने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है वो एस्टैब्लिश कर दी और एक्सपोर्ट करने शुरू किया अपने ऑटोमोबाइल्स टू द यूरोपियन नेशंस। सो डायरेक्टली कहीं पे भी एक्सपोर्ट, जहां की भी कंपनी है यूएस में, उनका कोई नाम नहीं आया, उन्होंने आयरलैंड में प्रोडक्शन की और ईयू में क्या कर दिया, एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया, राइट। देन वी हैव द ड्रॉबैक्स ऑफ एफडीआई, ये तो इजी है। ड्रॉ ऑफ एफडीआई क्या है कि एक तो जैसे वहां पे कंपटीशन बढ़ रहा था डोमेस्टिक कंट्रीज में, वहीं एक तरीके से डोमेस्टिक कंपनीज का क्या लूज हो रहा है, वहां पे कंट्रोल लूज हो रहा है, ठीक है, दे आर लूजिंग द कंट्रोल। कंपटीशन ऑफ रिसोर्सेज है, एफडीआई को भी वो रिसोर्सेज चाहिए, डोमेस्टिक कंपनीज को भी रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन लेबर और रॉ मटेरियल तो क्या है, उतना ही है। ग्लोबल इकोनॉमिक सेंसिटिविटी ट्रेंड होते हैं, अगर ग्लोबली आपके इकोनॉमिकली या गवर्नमेंट कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं दैट हैविली रिलाई ऑन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आर वल्नरेबल टू शिफ्ट, यहाँ पे जो होस्ट कंट्रीज है दे मे बी इम्पेक्टेड इन एफडीआई। पॉलिटिकल रीजंस आएंगे तो एफडीआई को प्रॉब्लम होगा ही होगा, राइट। नेक्स्ट है जी आपके पास गवर्नमेंट मेजर्स टू इंक्रीज एफडीआई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अब जरूर करके जाना कि गवर्नमेंट ऐसा क्या कर सकती है जिसकी वजह से एफडीआई जो है ज्यादा टेंड हो टू इन्वेस्ट इन इंडिया, टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट। देखो दो तीन पॉइंट्स तो आपने ऑलरेडी पीछे किए हैं कि गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक रूप से 100% एफडीआई बोल दिया कि 2019 में गवर्नमेंट ने बोल दिया था अपनी पॉलिसी में, अमेंडमेंट हुआ था एफडीआई पॉलिसी का 2017 में कि कोल माइनिंग एक्टिविटी में एफडीआई 100% पार्टिसिपेट कर सकता है, और थ्रू द ऑटोमेटिक रूट, ऑटोमेटिक रूट दैट मीन जिसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेने की भी नीड नहीं है। 100% मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ऑटोमेटिक रूट के अंदर है।
इंडियन कंपनीज जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वहां पे 100% ऑटोमेटिक रूट एफडीआई का अवेलेबल है। ये दोनों पॉइंट्स आप ऑलरेडी कर चुके हो इन द प्रीवियस चैप्टर्स। थर्ड, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पीएलआई दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम्स अप्लाई कर सकती है कि जो लोग ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे दे विल गेट मोर ऑफ द इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। और दो पॉइंट्स कौन से हैं, इन एडिशन गवर्नमेंट ने क्या अलाउ किया है, 26% ऑफ द एफडीआई इन डिजिटल सेक्टर। डिजिटल सेक्टर्स हो गए आपके आईटीज, जहां पे 26% का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है ड्यू टू इंडिया फेवरेबल डेमोग्राफिक, हाई इंटरनेट है, मोबाइल पेनिट्रेशन रेट्स इंडिया में बहुत ज्यादा है, वाइड स्प्रेड कंजम्पशन है, टेक्नोलॉजी है। तो इसीलिए उन्होंने एक अच्छा एरिया दिया है एफडीआई को। ज्यादा क्यों नहीं दिया, बिकॉज अगर ज्यादा दे देंगे तो फिर डोमेस्टिक फॉर्म्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट, ये पॉइंट भी आपने पीछे किया है, FIFP पोर्टल के थ्रू गवर्नमेंट इज ऑनलाइन सिंगल पोर्टल जहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं टू अप्लाई फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट करते हैं आपका ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि आपके ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट एक ऐसा पार्ट है जहां पे एक कंपनी, सपोज देयर इज एनी इंडियन कंपनी, वो कनाडा में कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही है और कनाडा में दे आर स्टार्टिंग द बिजनेस फ्रॉम द जीरो। जीरो इज लाइक हर एक छोटी चीज, पहले लॉ परमिशंस हो गए, आपके फाइनेंसेस हो गए, लेबर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिशमेंट हो गया, एनीथिंग दैट हैज टू बी डन बाय इन द कनाडा ओनली, मतलब बिल्कुल जीरो से सेटअप होगा, इंडिया का कुछ पैसा नहीं जाएगा। दिस इज ऑल इज टू बी नोन एज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। इवन जो हमने पीछे Hyundai का एग्जाम्पल किया, जो तमिलनाडु में एक फैक्ट्रीज उन्होंने स्टैब्लिश करी थी, वो ग्रीन फील्ड का ही क्या है ना एग्जाम्पल है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहां पे पेरेंट कंपनी एक न्यू वेंचर स्टार्ट करती है आपका फॉरेन कंट्री के अंदर बाय कंस्ट्रक्टिंग न्यू फैसिलिटीज फ्रॉम द ग्राउंड अप। दैट मीन जीरो से लेके फैसिलिटीज इंक्रीज होगी, बिल्डिंग की न्यू फैसिलिटीज से लेकर के सब कुछ। मोस्ट पेरेंट कंपनी क्रिएट्स नो, ये कहां पे जॉब होगा आपका फॉरेन कंट्रीज में। तो जहां पे भी इन्वेस्टमेंट होगा वहां पे क्या स्टैब्लिश होगी आपकी फॉरेन इकोनॉमी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। Hyundai का एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी कर लिया, यहाँ पे जरूर लिखना है। और इसकी वजह से क्या बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो गया और क्या इंक्रीज हो गई आपकी नेशंस इकोनॉमी। इंपॉर्टेंस क्या है ग्रीन फील्ड का, अब मेन इंपॉर्टेंट और डिसएडवांटेज दोनों है, बिकॉज सब कुछ जाके ये क्या कर रहे हैं, दूसरे इकोनॉमी में जाके काम करेंगे, तो इसलिए उनके ऑपरेशंस क्या होंगे ना यहाँ पे कॉस्टली होंगे। बिकॉज दूसरी कंपनी में उनका एक फिक्स्ड कॉस्ट है कि लैंड लेनी पड़ेगी, बहुत से बैरियर्स भी होंगे दूसरी मार्केट में एंटर करने के, एंड इट रिक्वायर्स अ हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिस्की हो सकता है दूसरी इकोनॉमी में, माइट बी दे विल नॉट एक्सेप्ट, वहां के एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर कैसा है, लॉ फैक्टर कैसा है और गवर्नमेंटल फैक्टर कैसा है वो भी, एंड रेगुलेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो दीज आर द डिसएडवांटेज दैट इज इजी टू डू। नाउ इंपॉर्टेंस पे आ जाते हैं। ग्रीन फील्ड कंपनीज, अगेन देखो वही बात है, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करेंगी, राइट। फिर वहां पे इंटरमीडियरी रिक्वायरमेंट आर इंटायरली इलिमिनेटेड। अब ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या, वहां पे किसी और इंटरमीडियरी को तो क्या ही इन्वॉल्व करोगे ना, खुद तो नहीं कर सकते। सब कुछ जो है वो कहाँ से लेना है, फॉरेन कंपनी से लेना है। तो जिस भी कंपनी में स्टैब्लिश हो रहा है द होस्ट कंट्री, उनकी बहुत ज्यादा बेनिफिट है, बिकॉज द इंटायर इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। Companies entering the new market through greenfield obtain total dominance over the product and सर्विसेज, क्योंकि वो जहां पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं का काम है। सो उनके पास प्रॉपर डोमिनेंस है कि वो कहाँ पे सेल करेंगे, कैसा बाय करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, सर्विसेज कैसे करेंगे, इंटायरली देयर ओन डिसीजन। एंड हाई लेवल ऑफ क्वांटिटी कंट्रोल ओवर द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि फैक्ट्री उनका खुद का है यहाँ पे, तो किसी का भी किसी भी तरह से लिंक नहीं। तो ये हो गया आपका ग्रीनफील्ड इंपॉर्टेंस और आपके डिसएडवांटेजेस। लास्ट इज योर मर्जर्स एंड एक्विजिशन। ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजिक अलायंसेस एंड जॉइंट वेंचर्स है, वो हम करेंगे। दिस इज ऑल टाइप ऑफ द वेंचर्स हियर। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस देखो आपने पीछे भी किया है। मर्जर्स क्या होते हैं, व्हेन
two or more companies merge together and form a one new company is known as mergers. Mergers करे क्यों जाते हैं? बिकॉज दोनों कंपनीज या दो से ज्यादा कंपनीज या तो उनके बिजनेस से सेम है एंड दे आर कंपीटिंग इन द मार्केट, सो व्हाट दे हैव डिसाइडेड कि इंस्टेड ऑफ द कंपटीशन हम क्या करते हैं ना, एक साथ मिलकर के आते हैं और मिलकर ये बिजनेस करते हैं, तो मोनोपोली क्रिएट होगा एंड वी विल जनरेट मोर ऑफ द बिजनेस। वो अपने रिसोर्सेज को पूल कर लेते हैं, अपने लेबर कॉस्ट को कम करते हैं एंड दे स्टार्टेड डूइंग द बिजनेस। और एक्विजिशन कब होता है? व्हेन अ पेरेंट कंपनी जिसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज्यादा है, एक्सपर्टीज ज्यादा है, वो अपने से एक छोटी कंपनी को क्या कर लेती है ना, एक्वायर कर लेती है, इधर फुल 100% शेयर या उसका सम परसेंटेज है 40, 50, 60% शेयर। दैट इज नोन एज द एक्विजिशन। तो ये तो दो डेफिनेशन हो गई जो आपने ऑलरेडी किया है, बस डेफिनेशन लिखना। अब आ जाओ टाइप ऑफ मर्जर्स पे। मर्जर्स के टाइप कौन कौन से हैं आपके? कॉन्ग्लोमरेट है, यू हैव मार्केट एक्सटेंशन, प्रोडक्ट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। कॉन्ग्लोमरेट का नाम आपने पीछे भी पढ़ा ना। कॉन्ग्लोमरेट में क्या होता है कि कंपनी अपने काम से हट करके बिल्कुल एक डिफरेंट बिजनेस बाय करती है, तो मर्जर्स भी वैसा होगा। मर्जर क्या हुआ? एक कंपनी और दो कंपनीज आपस में मर्ज हुई, लेकिन दोनों के जो बिजनेस ऑपरेशंस थे वो बिल्कुल ही क्या थे ना, आपके अनकनेक्टेड थे, रिलेटेड नहीं थे, डिफरेंट बिजनेस ऑपरेशंस थे। दैट मीन्स उन्होंने अपनी कंपनी के ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई किया, मेनी मोर सेक्टर्स, जस्ट बाय मर्जिंग देमसेल्व्स विदाउट ब्रिंगिंग मोर ऑफ द रिसोर्सेज। डाइवर्सिफाई किया अपने प्रोसेस को, क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट शुरू किया और रिड्यूस कर दिया रिस्क एक्सपोजर आर ऑल एडवेंचर। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, 1995 में किसका मर्जर हुआ? वॉल्ट डिज्नी कंपनी एंड अमेरिकन ब्रॉडबेस्ट कंपनी, दैट इज क्रिएशन ऑफ कॉन्ग्लोमरेट। देन यू हैव अ मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। नेम क्या है? मार्केट एक्सटेंशन। क्या एक्सटेंड हो रहा है? मार्केट, एक ही तरह का बिजनेस दो अलग अलग मार्केट्स में चल रहा है, दे आर सेलिंग द सेम आइटम, होमोजीनियस प्रोडक्ट, बट इन अ डिफरेंट मार्केट। तो बाद में व्हाट दे हैव डिसाइडेड, विल मर्ज टुगेदर। उन्होंने अपने मार्केट एक्सटेंशन प्रोग्राम को लिया सो दैट कि वो अपने क्लाइंट्स को क्या कर सके, एक्सपैंड कर सके इन ऑर्डर टू हैव अ लार्जर मार्केट। कि सिर्फ एक प्रोडक्ट बंदा एक मार्केट में सेल कर रहा है, एक दूसरे में सेल कर रहा है, सो दे मर्ज टुगेदर कि हम ही सेल करेंगे दोनों मिलकर के, but we will sell all over the world. So that is how they have started doing the market extension. Then product extension, क्या extend हो रहा है यहाँ पे? Product extend होगा। इसको दूसरा नाम को जेनेरिक मर्जर्स भी कहते हैं, जहां पे दो कंपनीज जो सेपरेट सर्विसेज प्रोवाइड करते थे टू द सेम कस्टमर बेस, दे ज्वाइन हैंड्स टुगेदर। एग्जांपल देखो, वाईफाई प्रोवाइडर और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, अगर ये दोनों एक साथ हो जाए तो कहेंगे दोनों की मोनोपोली हो गई, दोनों एक साथ काम करेंगे। देन यू हैव अ हॉरिजॉन्टल, जैसे पीछे किया, हॉरिजॉन्टल अपनी कंपनी को ही अलग अलग कंट्रीज में इकोनॉमीज एस्टैब्लिश करना, लेकिन यहाँ पे मर्जर है तो यहाँ पे दो बिजनेसेस मर्ज होंगे बट फ्रॉम द सेम सेक्टर। हॉरिजॉन्टल में आपकी एक्टिविटीज और सेक्टर्स अलग अलग नहीं होते, इट मे इंक्लूड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, है ना। ग्रेट परचेजिंग पावर है लोगों के पास, मोर मार्केटिंग ऑप्शंस आ जाएंगे, लेस राइवलरी क्योंकि कंपटीशन कम हो गया मर्जर की वजह से। सो इन ऑर्डर टू एक्सेस लार्ज कंज्यूमर बेस एंड इंक्रीज देयर परचेजिंग पावर फ्रॉम द सेम वेंडर, क्योंकि दोनों को देना तो दोनों अपने अकॉर्डिंगली रॉ मटेरियल के लिए बार्गेन कर सकते हैं वहां पे। लास्ट इन द मर्जर व्हाट वी हैव इज द वर्टिकल। प्रोडक्ट चेंज हो गया, यहाँ पे सप्लाई चेंज इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट चेंज होगा। सो it operates at a several points in the same supply chain and provide various items for the same final product together। वो कह रहा है कि ऐसा कंपनी, सप्लाई चेन तो आपका सेम रहेगा लेकिन प्रोडक्ट के लिए वो लोग डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए एक अप्रूव्ड सप्लाई चेन चाहिए रहता है, तो रिड्यूस हो जाएगा कॉस्ट आपका और प्रोडक्ट कंट्रोल रहेगा सबसे बड़ा, क्योंकि आपने मर्जर्स कर लिए। दैट इज नोन एज अ वर्टिकल मर्जर। थिंक ऑफ अ सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर। एग्जाम्पल क्या, एक सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर है और एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है। अगर दोनों रेडी हो जाते हैं, सो कंप्यूटर इज रेडी, सॉफ्टवेयर नीड टू बी एडेड, यानी एक ऐसी कंपनी क्रिएट करेंगे जहां पे उनका कंप्यूटर में ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंक्लूड होकर मिलेगा। दीज टू कंपनीज मर्जर विल बी नोन एज वर्टिकल मर्जर्स। ये जरूर करके जाना, मर्जर्स और मर्जर के टाइप्स। ठीक है, फिर करते हैं एडवांटेजेस ऑफ। अब देखो इसके बाद एक्विजिशन भी करेंगे ना, वहां पे भी एक्विजिशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे, मर्जर्स के हैं, और फिर स्ट्रैटेजिक अलायंस करेंगे उसके भी होंगे। दिस इज मोर और लेस इज सेम
बस आपको ध्यान से सोचना है कि क्या चीज हो सकता है। फटाफट से हेडिंग्स कर लेते हैं। मर्जर्स की वजह से क्या इंक्रीज होगा? मार्केट शेयर, बिकॉज दो फर्म्स अगर एक साथ हो गई हैं तो जो दो फर्म्स अलग अलग सेक्टर में कंबाइन कर रही थी, अब दोनों सेक्टर के लिए सिर्फ एक पर्सन जो है एक फर्म एक्वायर करेगी, एक फर्म ऑपरेट करेगी, सो दैट मीन्स उनका जो मार्केट शेयर है वो क्या हो गया? आपका इंक्रीज हो गया। देन रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्यों? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जो दो या दो से ज्यादा कंपनीज जो हैं वो अलग अलग उन रॉ मटेरियल्स को यूज कर रही, नाउ दे आर यूजिंग देयर रिसोर्सेज कंबाइंड टुगेदर। अब फैक्ट्री एक होगा तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो गया। टेक्नोलॉजी हो सकता है एक के पास हो जो दूसरा यूज नहीं कर रहा था वो भी यूज करेगा, सो दैट मीन्स इट लीड्स टू योर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। रॉ मटेरियल्स लार्ज क्वांटिटी में बाय कर लिया, फैक्ट्रीज एक हो गई, सो दे हैव रिड्यूस द स्पेस, फिक्स्ड कॉस्ट कम हो गया। बिजनेस एक्सपैंड हुआ। अब बिजनेस दैट सीक्स टू एक्सपैंड इन अ पर्टिकुलर रीजन, एक रीजन से छोड़ करके उन्होंने ऑल ओवर द एरियाज जहां पे वो नहीं भी सोच रहे थे कि बिजनेस एक्सपैंड करेंगे वहां भी एक्सपेंशन करने की कोशिश करा। देन दे एक्सेस टू मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लोन लेने में हेल्प हो गई, इक्विटी रिसोर्सेज उनके पास आने लगे, एंड देयर आर मोर रिसोर्सेज फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां पे उन्हें फाइनेंशियल रिसोर्सेज एक्सेस करने का हेल्प मिला। देन डिसएडवांटेज किस क्या है? क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से इफ दे आर ऑपरेटिंग एट अ सिंगल फैक्ट्री, नाउ दे हैव बीन ऑपरेटिंग एट अ डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्ट्रीज, है ना। अब वो सिंगल पे ही करेंगे, पहले अलग अलग, जितना अलग अलग काम कर रहे थे उतने लोग ज्यादा वहां पे एम्प्लॉयड थे। अब सब चीजें कम हो गई, टेक्नोलॉजीज आ गई, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ गया, तो मतलब कहीं ना कहीं वर्कर्स हैव स्टार्टेड लूजिंग देयर जॉब्स एंड इट क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट। दे इंक्रीज लीगल कॉस्ट। क्यों? बिकॉज जब दो बिजनेसेस मर्ज होते हैं, द टू बिजनेस फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ द वेरियस इंपॉर्टेंट प्रोफेशंस लाइक लॉयर्स, उनको लॉयर्स चाहिए, कंपनी सेक्रेटरीज चाहिए, सीएस चाहिए, एजेंट्स, रजिस्ट्रार्स, ताकि उनकी लीगल कॉस्ट जो है कोई लीगल प्रॉब्लम उनके लिए ना आए, तो इसलिए लीगल कॉस्ट बढ़ गया। एंड देयर इज द प्रोडक्ट। क्यों? मार्केट में कंपटीशन कम हो गया, एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट हो गई है। अब मोनोपोली में तो क्या होता है कि भाई हायर द प्राइसेस हम करेंगे और अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सेल करेंगे, ठीक है। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्विजिशन, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। एक्विजिशन क्या होता है कि व्हेन अ बिगर कंपनी एक्वायर्स द शेयर ऑफ अ स्मॉलर कंपनी इधर होली और पार्टली इज नोन एज द एक्विजिशन। एक्विजिशन में यहाँ पे देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्विजिशन जो आपको रीड करने हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्विजिशन, फ्रेंडली और होस्टाइल टेक ओवर। देखो होस्टाइल टेक ओवर्स आपने पीछे भी पढ़ा है, जहां एक कंपनी को एक्वायर करने के लिए चार या पांच लोग पड़े होते हैं। सो just तो जो प्रोसेस है, बिकॉज द फोर और फाइव पीपल वांट्स टू एक्वायर वन कंपनी, दैट इज द प्रोसेस इज नोन एज द होस्टाइल्स, और जो कंपनी टेक ओवर कर लेती है, एक तो ये हो गया। और फ्रेंडली एक्विजिशन क्या है? जब दोनों फर्म्स म्यूचुअली डिसाइड करते हैं और एक प्राइस ऐसा आता है कि हम आपको जो है फर्म को एक्वायर करेंगे एट अ गिवन स्टेक, तो उस पे वो हो जाता है। इट हैपेंस अंडर द नॉलेज एंड विद इन द अग्रीमेंट ऑफ बोथ फर्म्स, बट इन केस ऑफ होस्टाइल एक्वायरिंग फर्म्स टेक्स द एडवांटेज ऑफ लो मार्केट प्राइजेस। वहां पे क्या करता है? लो मार्केट प्राइजेस को एक्वायर करता है, मैक्सिमम शेयर खरीदने की कोशिश करता है दूसरी कंपनी की। इट इज ऑल्सो नोन एज टेक ओवर्स, तो इट इज काइंड ऑफ द एक्विजिशंस। अगेन इसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस करते हैं, मर्जर्स जैसे ही हैं। एक्सेस टू एक्सपर्टीज, जो बड़ी कंपनी है जो होस्टाइल कर रही है, टेक ओवर कर रही है, जिसके पास ऑलरेडी मार्केट शेयर है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, उसके पास हर चीज का एक्सपर्टीज है, वेदर इट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिसोर्स, लीगल और द ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनलिस्ट। सो दे पार्टनर विद द लार्जर मैसिव एंटरप्राइज। तो ऐसे एंटरप्राइजेस के साथ वो सेटअप करती हैं जिनके पास मैसिव एरियाज हो। अ कॉर्पोरेशन में डिसाइड टू एक्वायर अनदर कंपनी। एक्सेस टू कैपिटल, उनके पास चाहे बैंक से पैसा लेना हो, चाहे इक्विटीज के थ्रू पैसा अरेंज करना हो, थ्रू एनी लोन, दे हैव अ फिजिबिलिटी बिकॉज दे हैव अ गुडविल एंड हायर स्टेक्स इन द मार्केट। तो कोई भी फर्म, किसी भी तरह का बैंक उन्हें मना नहीं करेगा। और इन कंपनी के पास ऑलरेडी जो है बहुत सा ऐसा एसेट होता है जो क्या कर सकते हैं, वो मॉर्टगेज कर सकते हैं। एक्विजिशन के साथ साथ हायर अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल होता है जो अलाउ करता है बिजनेस ऑपरेशंस को टू एक्वायर द फंड विदाउट हैविंग रीच इनटू देयर ओन पॉकेट्स। अपनी पॉकेट से निकाले बिना भी वो लोग क्या कर सकते हैं? हायर फंड जनरेट कर सकते हैं।
फ्रेश आइडियाज इनके पास होते हैं बिकॉज हैव अ गुड ह्यूमन बीइंग कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल बहुत ज्यादा है। न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड आइडियाज और जील इस कंपनी का मेन एरिया है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। अ न्यू टीम ऑफ प्रोफेशनल्स इज frequently assembled with the aid of managers and acquisition. So that means ऐसा बहुत सा फ्रेश टैलेंट और पूल ये लोग एक्वायर करते हैं जहां पे ये फ्रेश आइडिया एक्वायर कर सकते हैं। एंड दे इंक्रीज्ड मार्केट शेयर बिकॉज जो छोटी कंपनी उनकी कॉम्पिटिटर बन के ऑपरेट करे तो उसको पूरा एक्वायर कर लिया, तो कंपनी का ऑलरेडी क्या इंक्रीज हो गया, मार्केट शेयर जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया। एंड दे हैव इजी एंट्री टू न्यू मार्केट्स, क्यों, मर्जर्स है, एक्विजिशन है, तो किसी भी तरह के न्यू प्रोडक्ट, वो ऑलरेडी कंपनी इतनी बढ़ गई है तो कि अपने वेल नोन ब्रांड के साथ, सॉलिड रेप्यूटेशन के साथ वो इजीली एक न्यू मार्केट में एंटर कर सकते हैं। देन यू हैव द challenges in acquisition, कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चरल डिफरेंसेस क्यों होंगे एक्विजिशन के अंदर, बिकॉज जो दूसरी कंपनी आप एक्वायर कर रहे हो, ठीक है, अगर वो किसी और रीजन से बिलोंग है, किसी और कंट्री से बिलोंग है, तो कल्चरल और सोशल डिफरेंसेस आना मैंडेटरी है। ईच कॉर्पोरेशन हैज यूनिक कल्चर। अब यहाँ पे कल्चर कौन सी बात हो रही है, विद इन एन इन्वायरमेंट, कि वो काम को कैसे टेक ओवर करते हैं। ईच कॉर्पोरेशन हैज अ यूनिक कल्चर दैट इवॉल्व सिंस इट वाज फाउंडेड, तो वो उसी प्रोसेस से काम करते हैं। इट कैन बी डिफिकल्ट टू बाय अ कंपनी। अब दूसरी कंपनी जब ऑलरेडी एक्वायर कर रहे हो तो उस कंपनी में भी वैसा ही कल्चर हो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो बहुत माइन्यूट चांसेस होते हैं कि वो पॉसिबल हो, तो क्लैश कर सकता है वहां कंपनी का इन्वायरमेंट कल्चर, बेसिकली इट इफेक्ट कि वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए, इंप्लॉइज में आप लंच डिनर फैसिलिटी देते हो या नहीं, जिम फैसिलिटीज है या नहीं है, हाउ द लीव एप्लीकेशन हैज बीन इम्प्रूव। तो दिस इज काइंड ऑफ अ कल्चर। The relationship between employment and management may be different from the two different companies. किसी कंपनी में इंडिविजुअलिज्म फॉलो हो सकता है और कहीं पे आपका कलेक्टिविज्म फॉलो हो सकता है। सो इस तरीके से दोनों चीजें सेम एक्सपेक्ट करना इज नॉट पॉसिबल। तो इस वजह से इंप्लॉय ऑपोजिशन, जो दूसरी कंपनी को आपने टेक ओवर किया है, माइट बी द एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी मे oppose and that lead to tension inside the corporation, ठीक है। Then there may be a problem of the duplication of tasks. Employees may duplicate one other tasks as a result of acquisition. ये तब होता है जब एक एक्वायर्ड कंपनी में और आपकी जो मेन पेरेंट कंपनी है, दोनों में लिंक अच्छे से ना हो, ऑर्डर ना हो मैन और मटेरियल का। Two departments or individuals may perform the same task when two businesses with similar product or services unite. दिस में रिजल्ट इन हाई वेज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर्स उनको वेजेस ज्यादा देने पड़ेंगे। एज अ रिजल्ट मर्जर एंड एक्विजिशन ट्रांजैक्शन किस में रिजल्ट होगा, आपका लॉसेस में, और ले ऑफ्स करना मैंडेटरी हो जाएगा टू अवॉइड द डुप्लीकेशंस, टू हैव अ रिजल्ट इन लेस अमाउंट ऑफ अ टाइम। रिड्यूस लेवल ऑफ अ मोटिवेशन, जब दो कंपनीज एक साथ मिल जाती है तो जो एक्वायर्ड कंपनीज है उसमें कुछ लोगों का अगर ले ऑफ्स हो जाते हैं, बिकॉज कंपनीज दे डू द ले ऑफ्स एज वेल एट दैट टाइम ऑफ अ टाइम, तो जो रिमेनिंग एम्प्लॉयज है उनके माइंड में कांस्टेंट फियर रहता है कि हमने अगर अच्छे से काम नहीं किया तो क्या होगा ना, कि हमें निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से उनके माइंड में प्रेशर बन जाता है जो पॉजिटिव मोटिवेशन एक्ट करने के बजाय नेगेटिव क्रिएट करता है। So a company should conduct sessions and ensure employees the best practices that can be taken. कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जेक्टिव, दोनों कंपनीज के जो एम्प्लॉयज हैं या और लोग हैं या पर्पस है, ऑब्जेक्टिव्स है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्शन है। द पेरेंट कंपनी वांट समथिंग एल्स एंड द एक्वायर्ड कंपनी वांट समथिंग एल्स। दे माइट हैव डिफरेंट गोल्स। फॉर एग्जांपल, एक्वायर्ड फर्म माइट बी वांटिंग, जो एक्वायर फर्म आपकी हुई है, जो स्मॉल कंपनी है, दे वांट की रिड्यूस हो जाए कंपनी, लेकिन जो ओरिजिनल कम है दे वांट टू एक्सपैंड इन द न्यू फर्म, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बड़ी कंपनी है, वो एक्सपैंड करना चाहती है। सो इस तरीके से जो गोल्स है वो दोनों कंपनीज क्या हो जाते हैं, आपके डिफरेंट हो जाते हैं। सो द लास्ट टॉपिक फॉर दिस सब चैप्टर इज द स्ट्रैटेजिक अलायंसेस। अलायंसेस बनानी है तो अलायंसेस किस तरीके से बन सकती है, वो कह रहा स्ट्रैटेजिक अलायंस इज सिंपली मीन्स व्हेन टू इंडिपेंडेंट कंपनी कोलैबोरेट ऑन अ प्रोजेक्ट। यहाँ पे कोई किसी को एक्वायर नहीं कर रहा है, कहीं मर्जर्स नहीं हो रहे हैं, दोनों कंपनीज या दो से ज्यादा कंपनीज एक सेम लेवल पे काम कर रही हैं विद हैविंग इक्वालिटी एंड इक्विटी। So two independent companies to collaborate on a project that will benefit both parties, जो किसको हेल्प करेंगी, दोनों पार्टीज को हेल्प करेंगी
while maintaining each other's independence is known as strategic alliance. दोनों का क्या है, एक आइडेंटिटी है, they have companies independence, this is known as a strategic alliance. फिर strategic alliances की क्या है, आपके टाइप्स हैं, ये करते हैं, इट्स इज इंपॉर्टेंट। क्या है ना आपके पास ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर आपने पहले भी पढ़ा है, व्हेन टू और मोर कंपनीज जॉइन हैंड्स टुगेदर, जहां पे वो अपने रिसोर्सेस पूल करते हैं, अपनी एक्सपर्टीज पूल करते हैं, एंड दे स्टार्टेड डूइंग अ बिजनेस फॉर अचीविंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, दैट इज नोन एज ज्वाइंट वेंचर कंपनी, जहां पे न्यू इंडिपेंडेंट बिजनेस, that to form completely new independent business, each of the original become a parent company. तो ऐसा नहीं कि वो लोग जो काम करें सिर्फ वही काम करेंगे, they join hands together to operate any new project, any new purpose, उसको क्या कहते हैं, joint venture. एग्जाम्पल देखो, 2012 में कहता है माइक्रोसॉफ्ट और जीई हेल्थ केयर, दैट इज जनरल इलेक्ट्रिक हेल्थ केयर, ने एक ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किया था थर्ड कंपनी कैरिडिम बनाने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि दोनों कंपनी का जो एक रोल है वो खत्म हो जाएगा, दोनों अपनी अपनी कंपनीज चला रहे हैं, बट दे स्टार्टेड टुगेदर फॉर्म अ न्यू ज्वाइंट वेंचर। इक्विटी स्ट्रैटेजिक अलायंस, जैसे नेम ही है इक्विटी, तो यहाँ पे दोनों को क्या दी जाएगी, एक पर्टिकुलर इक्विटी दी जाती है। Equity strategic alliance is created when one company purchases a certain equity percentage of the other company. जैसे कंपनी ए ने 40% इक्विटी बाय कर लिया ऑफ द कंपनी बी, तो कौन सी अलायंस फॉर्म हो गई, आपकी इक्विटी स्ट्रैटेजिक अलायंस। पैनासोनिक ने मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया टेस्ला में, दिस इन्वेस्टमेंट वाज मेड टू बी अ स्ट्रैटेजिक अलायंस। अब क्यों किया होगा, बिकॉज पैनासोनिक ने इसलिए किया होगा, हो सकता है कुछ ऐसे रिसोर्सेज हो जो आपके इस कंपनी को भी चाहिए हो, दैट द कंपनी वो स्टार्ट टेस्ला, टेस्ला को ऐसे रिसोर्सेज चाहिए जो पैनासोनिक के पास हो। सो दिस इज डन इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। एंड टेस्ला क्या है, कार मैन्युफैक्चरिंग, और पैनासोनिक के पास क्या इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है। तो पैनासोनिक की इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट लेने के लिए देव इन्वेस्टेड इन द इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट टू ग्रेट स्ट्रेंथन पार्टनरशिप बिटवीन द टू बिजनेसेस। नॉन इक्विटी, जहां पे इक्विटी नहीं मिलेगी किसी एक को, दो और दो से ज्यादा कंपनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में बनाकर आते हैं और रिसोर्स और कैपेबिलिटीज के पूल को ज्वाइन करते हैं। टाइप्स कर लेना, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव एडवांटेजेस ऑफ अ स्ट्रैटेजिक अलायंस, अगेन एक्विजिशन और मर्जर जैसा ही है, रिसोर्सेज बढ़ेंगे बिकॉज दो कंपनीज आ रहे हैं, इसमें पैनासोनिक को टेस्ला का एग्जांपल लिख दो कि पैनासोनिक का इलेक्ट्रिकल अलायंसेस आएगा, दे शेयर द नॉलेज एसेट्स एंड टुगेदर, दे एक्सेस टू न्यू मार्केट, ऐसी कंपनीज जो पहले किसी बिजनेस में थी नहीं, दे एक्सेस इनटू द न्यू मार्केट। देन एक्सपेंडेड द कस्टमर बेस, customer frequently select the partners dependent on where they are in the market, how well they are established locally। ऐसा होता है ना हमारे पास कि अगर आप किसी एक कंपनी का कोई प्रोडक्ट ले रहे हो और वो कंपनी किसी नए बिजनेस में आ जाए, तो आप क्या करते हो, चलो यार इसी कंपनी का लेके देखते हैं, हम ऑलरेडी इस कंपनी का एक प्रोडक्ट यूज तो कर रहे हैं, शायद दूसरा भी अच्छा हो जाए। तो इस तरीके से कस्टमर बेस एक्सपैंड हो जाता है। एंड जनरल ब्रांड अवेयरनेस, लोगों के बारे को ऑलरेडी ब्रांड अवेयरनेस है, स्ट्रैटेजिक अलायंस से एक ब्रांड अवेयरनेस और ज्यादा बेटर हो जाता है, जिससे कस्टमर बेस बढ़ता है। कस्टमर्स ऑफ बोथ फर्म कैन बी टारगेटेड, जैसे यहाँ पे पैनासोनिक और जनरल इलेक्ट्रिक था, दोनों का कस्टमर बेस आएगा और क्या करेगा, प्रोडक्ट बाय करेगा। दिस इज अबाउट स्ट्रैटेजिक अलायंस एंड वी आर डन ऑफ द चैप्टर दैट इज यूनिट 5, इंटरनेशनल फाइनेंस कैसे होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इजी चैप्टर टू डू। अब इसमें यूनिट 2 क्या है आपका, रेट ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है, आउटसोर्सिंग से रिलेटेड है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो करना तो हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, हम नहीं छोड़ेंगे इसको। स्टार्ट करते हैं जी। एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक्सचेंज रेट सिंपली द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी एक्सचेंज विद द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। अब इतना शेयर मार्केट कल गिरा है तो इंडिया का जो रुपी है कितने पे चेंज हो गया आपका, 96 पे, दैट मीन्स द $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर ₹96। तो ये क्या है, एक्सचेंज रेट। सिंपल, यहाँ पे डेफिनेशन कर लो, एक्सचेंज रेट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ वन कंट्रीज करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर द
another country. These rates are crucial in international trade. Important होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, कैपिटल बॉर्डर्स के लिए. बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इसी पे डिपेंड करता है. आपने क्या था, ऑटोमेटिक करेक्शन कैसे कर सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, सब एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है. अगर किसी कंट्री की वीकर करेंसी है, उस कंट्री के एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं. अब जैसे इंडिया अगर यूएस को कोई सामान देगा तो उसके लिए कम पेमेंट करनी पड़ेगी ना, 96 रुपीज. अगर आप कोई भी चीज 100 रुपीज केजीस देते हो तो उनके लिए तो क्या है, वो ₹1 के बराबर है, बिकॉज $1. सो दैट इज अ वीकर करेंसी के लिए एक्सपोर्ट्स क्या हो जाते हैं, एट्रैक्टिव हो जाते हैं, और इंपोर्ट्स उतने ही क्या हो जाते हैं, एक्सपेंसिव हो जाते हैं. लेकिन अगर करेंसी किसी कंट्री की स्ट्रांग है, जैसे यूएस डॉलर है, यूएस पाउंड है, वहां की करेंसी बहुत स्ट्रांग है, तो उनके लिए किसी भी इकोनॉमी से इंपोर्ट करना इज वेरी इजी, उनके लिए चीपर होता है. एक्सचेंज रेट आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग. ये आप डिटेल में करोगे, फिक्स्ड और फ्लोटिंग क्या होता है और फिर उनके डेफिनेशंस क्या होते हैं. ठीक है, एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट हमने कर लिया, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, बस डेफिनेशन लिख दो और डायग्राम बना सकते हो जो आपने किया था. फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो आपके एक्सचेंज रेट को जो है इफेक्ट करते हैं. पहले कहता है इकोनॉमिक फैक्टर्स. इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या हो गए आपके, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, दैट इज कंट्री का जीडीपी कितना है, जीएनपी कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस. लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और स्टेबल इन्फ्लेशन. अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा नहीं है, मतलब एम्प्लॉयमेंट है, लो अनएम्प्लॉयमेंट है, स्टेबल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, मतलब कंट्री की करेंसी स्टेबल है, दैट मीन्स उस कंट्री की करेंसी क्या है ना, अच्छी है, स्ट्रेंथन कर सकते हो आप उस, वहां पे कंट्री वीकर नहीं होगी. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल सिस्टम द मोर स्टेबल इज, द मोर करेंसी इज स्ट्रेंथन. लेकिन अगर पॉलिटिकल सिस्टम ही स्ट्रेंथन नहीं है तो वहां पे क्या होगा ना, कि वहां पे कंट्री के रिसोर्स जो कंट्री है उसकी जो करेंसी है वो क्या हो जाएगी, आपकी वीक हो जाएगी. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एक्टिविटी, द नेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ एनी नेशन. अब अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है, यानी हम फॉरेन करेंसी एक्सचेंज ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट्स कम है तो नहीं कम कर रहे हैं. नेट एक्सपोर्ट्स अगर पॉजिटिव है, दैट मीन्स मोर ऑफ द मनी इज फ्लोइंग इन, तो आपकी करेंसी एक्सचेंज रेट ज्यादा स्ट्रेंथन होगी, रादर देन अगर आपके नेट एक्सपोर्ट्स इन एक्सपेंसिव है, यानी वो नेगेटिव हो गया. अगर नेगेटिव होगा दैट मीन्स हमारे पास पैसा ही नहीं है देने के लिए, इकोनॉमी के पास डेफिसिट ज्यादा है, तो वहां पे आपकी करेंसी डी वैल्यू हो जाएगी, डेप्रिशिएट होगा, वीक हो जाएगा. इफ इट एक्सपोर्ट्स मोर गुड्स देन इट परचेजेस, इट क्रिएटेड डिमांड फॉर द करेंसी. ठीक है, आपको वीकर और स्ट्रॉन्गर पता चल गया. इन्फ्लेशन रेट कैसे बढ़ता है, अगर इकोनॉमी की करेंसी वीकर है, एक्सचेंज तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड. Exchange rates and currency values are impacted by the changes in inflation rate. Inflation rate. When everything else is equal, a stronger, greater inflation rate will lead to a decline in demand. देखो, वो कहता है जो एक्सचेंज रेट और करेंसी है ना, ये किससे इफेक्ट करते हैं, आपके इन्फ्लेशन रेट से. अभी अगर रुपी आपका वीक हुआ क्योंकि 96 रुपीज पहुंच गया, एलपीजी के प्राइजेस बढ़ गए, पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो गया, इसकी वजह से सब कुछ बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया. दैट मीन्स दिस ऑल आर डायरेक्टली रिलेटेड. सो एक्सचेंज रेट और करेंसी इंपैक्ट होती है इन्फ्लेशन से. अगर सब कुछ सेम है, अ कंट्रीज ग्रेटर इन्फ्लेशन रेट, जितना अगर सब कुछ सेम रहा, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, कंट्री का जो इतना इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होगा उतना डिमांड क्या होगा, डिक्लाइन होगा, बिकॉज पीपल विल स्टार्टेड बाइंग लेस ऑफ द प्रोडक्ट, बिकॉज उनके लिए प्रोडक्ट क्या हो रहा है, एक्सपेंसिव हो रहा है. बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी आपने कल किया है कि सिग्निफिकेंट ट्रेड और इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ डेफिसिट. अगर डेफिसिट है इकोनॉमी के अंदर, सो डेफिसिट का मतलब है कि डेफिसिट पूरा करने के लिए या तो बोरोइंग्स लेने पड़ेंगे, या तो एक्सपोर्ट्स बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, टूरिज्म बनाओ इंडिया में, या वहां के लोगों को अपनी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करो. तो इस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट को पॉजिटिव करना पड़ेगा, अदरवाइज बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव शो करेगा. अगर आपका इंडियन करेंसी या अपना डोमेस्टिक करेंसी नेगेटिव है, अगर आपका डोमेस्टिक करेंसी पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्गर है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट विल शो द पॉजिटिव इफेक्ट्स.
टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ये सब आपने ट्वेल्थ में किया है। जहां पे कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है, एस्टैब्लिश करती है वैल्यू ऑफ इट्स ओन करेंसी इन एक्सचेंज ऑफ द फिक्स्ड रेट सिस्टम बाय कंपेयरिंग इट टू अनदर। मतलब एक फिक्स सिस्टम होता है, सपोज गोल्ड और सिल्वर या कोई भी प्रीशियस मेटल, उसमें कन्वर्ट करके एक यूएस डॉलर है और एक यहाँ पे रुपी है, लेकिन बीच में एक उन्होंने एक स्टैंडर्ड कमोडिटी लगा दिया, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर या कोई भी मटेरियल। इनमें चेंज करके गवर्नमेंट क्या करेगी? फिक्स करेगी अपने करेंसी को। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है गोल्ड जो है आपका 4 है, सो अगर इंडियन का 1 = 4 और यहाँ पे कुछ और वैल्यू है, तो गोल्ड के वैल्यूज में क्या होगा? चेंज होगा। इतना कैलकुलेशन आएगा नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन करो, मेरिट्स डीमेरिट्स, दैट इज एडवांटेज डिसएडवांटेज करो, गुड टू गो, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में इट गारंटीज फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या गारंटी करता है? फॉरेन एक्सचेंज। क्यों? क्योंकि खुद की गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, तो यहां पे प्रमोट होते हैं आपके इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या है आपका इंटरनेशनल ट्रेड क्या होगा? इंप्रूव होगा। करेंसी वैल्यूज क्या है? यहाँ पे स्टेबल है, प्रोटेक्ट कर रहा है उनको चेंजेस इन मार्केट के अंदर, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट है ना, सब कुछ क्या हो गया? स्टेबल हो गया, एक्सपोर्ट इजी हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड पॉजिटिव हो गया, कंट्री की वैल्यू स्टेबल है, तो चेंजेस मार्केट में कम आएंगे, चेंजेस प्रेफरेंसेस कम होंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, इकोनॉमी एफर्ट्स टू कीप इन्फ्लेशन रेट स्टेडी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, और स्पेक्यूलेशन कम हो जाएगी करेंसी ट्रेडिंग में, है ना। लोग कहते हैं कि यूएस डॉलर इतनी देर में इतना बढ़ जाएगा, तो स्टॉक एक्सचेंज पे उसको ट्रेड करते हैं कमोडिटी सेगमेंट पे। अगर अब सब कुछ कंट्रोल ही कौन क्या कर रहा है? गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, तो लोग क्या करेंगे? वहां पे वो लोग तो देर विल बी अ स्टेबिलिटी, तो स्पेकुलेशन क्या हो जाएंगी ना वहां पे उस समय कम हो जाएंगी। डिसएडवांटेज क्या है? अब यही आपका डिसएडवांटेज बन गया कि स्पेकुलेशन करके आप करेंसी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। वेयर ट्रेडर एंटिसिपेट अ नीड फॉर द करेंसी टू बी डीवैल्यूड, अगर वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी की करेंसी डीवैल्यू होगी, और वो कहते हैं मैसिव सेलिंग करके हम प्रॉफिट कमा सके, तो वो कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। देन लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई तो यहाँ पे प्ले ही नहीं कर रही, तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इम्बैलेंसेस हो सकते हैं ट्रेड में। सबको पता है कि गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग द सिस्टम, दैट में लीड टू अ प्रॉब्लम। अनरियलिस्टिक सिनेरियोज, जो सिनेरियोज किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, वैसा एक सिनेरियोज जो क्या हो सकता है ना, जनरेट हो सकता है। अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मे लीड टू at levels that do not accurately affect और रिफ्लेक्ट मार्केट फंडामेंटल्स। तो ये जो सिचुएशंस है, ये मार्केट फंडामेंटल्स को क्लियरली एक्सपेक्ट हो कि तो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है ना, हाउ वुड समथिंग नो कि मार्केट में इकोनॉमिक कंडीशंस कैसा है। अभी आज के समय में तो कौन सा एक्सचेंज रेट फॉलो होता है? आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, यहाँ पे फोर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई के थ्रू एक्सचेंज रेट एस्टैब्लिश होता है। सो एवरीबडी नोज कि अगर आपकी करेंसी, कंट्री की करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है, सो इट सिंपली मीन्स दैट क्या हो रहा है? आपकी इकोनॉमी में डिस्ट्रप्शंस है, इकोनॉमी इज नॉट एबल टू हैंडल एनीथिंग, सो दैट इज इकोनॉमिकली डिस्ट्रप्शंस। क्लियर है? चलिए आगे करते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सबको पता है जो कैसे अप्लाई होता है, आपका डिमांड और सप्लाई से। ये आपने ट्वेल्थ में एग्जांपल्स किए हुए हैं, पूरा डायग्राम, कि आप यहाँ पे क्या बना दो, क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई, यहाँ पे आपका वाई एक्सिस पे क्या, रेट ऑफ एक्सचेंज, दिस इज द सप्लाई कर्व एंड दिस इज द डिमांड कर्व। तो जहां पे सप्लाई और डिमांड मीट होगा, ये क्या होगा? आपका इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट होगा, और ये क्या होगी? आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सिंपल। ऐसा मॉनेटरी अरेंजमेंट जहां पे सप्लाई और डिमांड डिसाइड करते हैं एक्सचेंज रेट का वैल्यू, वो क्या है? आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। एडवांटेजेस, यहाँ पे आप स्पेकुलेशंस कर सकते हो, इकोनॉमिक के कंडीशंस आपको पता है कि इकोनॉमी किस कंडीशन में जो है वो जा रहा है। इन दिस अरेंजमेंट किसी भी तरह का डेफिसिट और अगर सरप्लस होता है तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा, ऑटोमेटिक करेक्शन, कल हमने किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। देन और क्या एडवांटेजेस रहेगा? एक तो हो गया कि आप स्पेकुलेशंस कर सकते हो, ऑटोमेटिकली करेक्शन यहाँ पे भी है,
सेंट्रल बैंक्स हैव मोर फ्रीडम टू कंडक्ट इंडिपेंडेंट, उनको किसी भी तरह का इकोनॉमी में फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी ऐसा लॉन्च नहीं करना है जिसकी वजह से जो है इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक करनी है। उनको अपने मॉनेटरी पॉलिसीज बस लॉन्च करनी है जो वो इंडिपेंडेंटली लॉन्च कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस। नो फॉरेन रिजर्व्स आर रिक्वायर्ड अंडर दिस फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम। वो कह रहा है ऑटोमेटिकली जैसे रेट बढ़ेगा या कम होगा सब कुछ क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस यहां पे क्या है आपका, लैक ऑफ स्टेबिलिटी, कभी भी प्राइसेस इंक्रीज डिक्रीज हो जाते हैं इन अ डे इन अ सेकेंड्स। वल्नरेबिलिटी टू एक्सटर्नल शॉक्स, जैसे ही कोई न्यूज आएगी द मार्केट विल अफेक्ट, और करेंसी जो कंट्रीज करेंसी है वो अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट हो सकता है। देन मार्केट स्पेकुलेशंस, फॉरेन करेंसी मार्केट में लोकल फिक्स्ड रेट्स में इनकरेज एज अ स्पेकुलेटिव मार्केट, जहां पे मार्केट स्पेकुलेशंस बहुत ज्यादा होगा तो लोग प्रॉफिट्स भी अर्न करते हैं और लॉसेस भी करते हैं। डिफरेंसेस ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल ये तो आप खुद कर सकते हो। डिटर्मिनेशन, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में कौन करता है आपका, गवर्नमेंट करता है। फ्लेक्सिबल में कौन करता है, बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज मच मोर स्टेबल बट नॉट फ्लेक्सिबल। यहाँ पे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है फ्लोटिंग में, लेकिन स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल शॉक्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, और क्या डिफरेंस है हमारे पास, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में जितना भी फिक्स्ड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होगा ये कौन करेगा, आपकी गवर्नमेंट करेगी थ्रू द सेंट्रल बैंक। लेकिन फिक्स्ड में ऑटोमेटिक करेक्शन होगा थ्रू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बैलेंस आपका ऑटोमेटिकली करेक्ट होगा। एग्जाम्पल, गोल्ड स्टैंडर्ड ब्रेटन वुड सिस्टम एक्सचेंज रेट था, और यहाँ पे क्या है आपका नॉर्मल जो एक्सचेंज रेट आजकल फ्लेक्सिबल सिस्टम फॉलो होता है। रिस्क ऑफ स्पेक्युलेटिव अटैक, फ्लेक्सिबल जो है लेस स्पेक्युलेटिव अटैक्स में है बिकॉज ऑलरेडी एवरीथिंग इज क्लियर इन द मार्केट। यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है, सब कुछ कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपके स्पेक्युलेटिव अटैक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में होने के चांसेस क्या है ना, थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। देन थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट, ये आप करोगे, परचेजिंग पावर पैरिटी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी, एंड दीज आर द टू थ्योरीज जो आपको करना है। फिर है आपके पास आउटसोर्सिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आता है, तो ये दोनों पूरा यूनिट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है कि लोगों के पास परचेजिंग पावर कितना है। प्रोफेसर गुस्तव कैसल ऑफ स्वीडन वाज द वन हु फर्स्ट प्रोपाउंडेड द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। उन्होंने क्या आइडिया अट्रैक्ट किया कि जो परचेजिंग पावर ऑफ टू करेंसीज है दैट डिटरमिन्स द एक्सचेंज रेट। अब जैसे इंडिया का $1, उन्होंने बोला कि यूएस का $1 इज इक्वल टू ₹80। अब तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 96। दैट मीन्स जो परचेजिंग पावर है वो किसके पास ज्यादा है, यूएस के पास ज्यादा है। इफ द रेट विल बी सेम फॉर बोथ परचेजिंग पावर, अगर दोनों के पास रेट सेम है तो उनकी परचेजिंग पावर भी क्या है, सेम है। इफ अ पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ आइटम कैन बी ऑब्टेन फॉर $1 इन ब्रिटेन, लेकिन इंडिया को कितने देने पड़ेंगे, ₹80 के अकॉर्डिंगली ₹80 देना पड़ेगा। अगर 96 हो गया तो 96 देना पड़ेगा। दैट मीन्स जो इंडिया की परचेजिंग पावर पैरिटी है वो क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई। वैसे ही इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली मनी टेंड्स टू हैव सेम परचेजिंग पावर इन इट्स होम नेशन, अपनी ही कंट्री में। अब इंडिया में ही जाके खरीदना है तो सबकी परचेजिंग पावर सेम है, लेकिन इफ इट वुड एक्सचेंज फॉर द अदर करेंसी, यूएस डॉलर हो गया आपका, दुबई दराम हो गया, वहां पे जाके अगर आप एक्सचेंज करोगे तो आपकी परचेजिंग पावर इफेक्ट होगी, कम हो जाएगी। अगर आप यूएस डॉलर जाओगे, बाली में उनकी करेंसी कम है तो वहां पे क्या हो जाएगी, आपकी परचेजिंग पावर विल बी increase. Exchange rate reflect the equality of parity of purchases power of two currencies. वगैरह अगर डिफरेंटली बात करें, यूनिट ऑफ एनी गिवन करेंसी आउट टू बी इक्विवेलेंट टू सेम अमाउंट ऑफ गुड इन एवरी नेशन। तो कह रहा है गुड्स आप बाय कर सकते हो कितना भी, लेकिन उसके लिए पैसा आपको ज्यादा देना पड़ेगा। Then you have the interest rate parity theory. According to interest parity, IRP, the difference between the interest rates of two nations, दो nations के जो interest rate होते हैं, जो भी उनका difference है, stays the same
डिटरमिन्ड बाय अप्लाइंग द फॉरवर्ड एंड स्पॉट एक्सचेंज रेट टेक्निक। फॉरवर्ड पढ़ा है आपने कि फ्यूचर में जब पैसा देते हैं कि अभी ट्रांजेक्शन कर लिया, पैसा कब देंगे, आप उनका फ्यूचर में दोगे। लेकिन स्पॉट एक्सचेंज की सब कुछ ही पैसा कब देना है, अभी देना है। तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थिंग्स स्पॉट एक्सचेंज इंटरेस्ट एंड एज वेल एज द एक्सचेंज रेट अप्रोच। द डिफरेंस जो इंटरेस्ट रेट है वो कैसे आपका डिटरमिन होगा, द इंटरेस्ट रेट बिटवीन द टू नेशन इज ऑलवेज द डिफरेंस बिटवीन जो आप फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट बाद में पे कर रहे हो और क्या पे कर रहे हो आप अभी। ऐसे ही होता है ना, कोई आप गुड्स जो है वो लोन करा के पे कर रहे हो या ईएमआई पे ले रहे हो। ईएमआई पे लेते तो थोड़ा महंगा पड़ता है, सपोज 30,000 की चीज आपको 32,000 में पड़ी और स्पॉट दोगे तो कितना होगा, 30 का पड़ेगा। तो जो डिफरेंस है 2,000, 32 इज फॉर द फॉरवर्ड, 30 इज फॉर द स्पॉट एक्सचेंज। तो जो डिफरेंस आया दोनों के अंदर वो क्या हो गया आपका एक्सचेंज रेट सिस्टम। सिंपल। Interest parity refers to a condition where relationship between interest rate and spot and forward value currency of two currencies are in equilibrium। तो जहां पे ये सब चीजें आपकी इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी वो इंटरेस्ट रेट पैरिटी होगा। सो कहता है एज अ रिजल्ट क्या होता है ना, कोई भी इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज नहीं करता, मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अपॉर्चुनिटी बिटवीन द टू कंट्रीज। सो इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी और आपका अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी। ज्यादा डिटेल में इसका है ही नहीं। और फिर क्या, आउटसोर्सिंग। वी हैव डन आउटसोर्सिंग बिफोर ऑल्सो, जब कंपनीज खुद मार्केटिंग एक्टिविटीज में ज्यादा एंगेज होकर के अपना प्रोडक्शन लिंक्ड एक्टिविटी जो है वो सब एक आउटसोर्स कर देते हैं टू द अनदर पर्सन और अनदर कॉन्ट्रैक्टर, दैट इज नोन एज आउटसोर्सिंग। बिकॉज एक कंपनी सारा काम खुद हैंडल नहीं कर सकती। घर में भी करते हैं ना, मेड लगा ली काम करने के लिए, तो वो क्या एक तरह का आउटसोर्सिंग, जिस अपने काम को आउटसोर्स करना। Outsourcing is a business practice in which a company hires a third party, जहां पे वो एक थर्ड पार्टी को हायर करते हैं to perform the task, handle the operations or provide services to the another company, that is known as outsourcing। वो अपना काम करते हैं। एग्जाम्पल देखो, the majority of the iPhones production was outsourced to another nation known as Apple। वो कह रहा है एक वेल नोन कंपनी एप्पल है, सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज उन्होंने आउटसोर्स कर दिए, बट द फाइनल आईफोन इज एक्सपेक्टेड टू असेंबल एट अ कंपनी कॉल्ड फैक्स। आपके जितने भी पार्ट्स हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटीज है, वो एप्पल पे मैन्युफैक्चर होंगे लेकिन असेंबल होंगे फैक्सकॉम पे आके। एडिशनली एप्पल कॉन्ट्रैक्ट आउट द प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मोबाइल रैम फ्रॉम सैमसंग बाय आउटसोर्सिंग आउट रूटीन वर्क। वो कह रहा छोटा छोटा काम करूंगा, मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे को और बहुत चीजों पे काम करना है, ये सब चीजें मैं क्या करूंगा ना, आउटसोर्स करता हूँ। और वो सब क्या कर सकते हैं, मुझे दे सकते हैं, चाहे वो आपके डिजाइन क्रिएटिंग करने से हो, कोडिंग से हो या किसी भी तरीके से हो, ये आप करोगे, मैं सिर्फ मेन काम करूंगा जो इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग क्या है, एफिशिएंसी बढ़ता है बिकॉज हर एवरी पर्सन इज अलॉटेड देयर वर्क अकॉर्डिंग टू इट्स और हर स्पेशलाइजेशन। तो जो इकोनॉमी है, जो भी जो काम कर रहा है वो क्या होगा, एफिशिएंट इफेक्टिव हो जाएगा। इंक्रीज्ड अटेंशन टू की बिजनेस ऑपरेशंस, जो लोग उस पर्टिकुलर काम को करते हैं, जैसे सैमसंग को दे दिया ड्राम ड्रॉ करने का या डिजाइन और कोडिंग करने का, सो दे आर ऑलरेडी इनटू द की बिजनेस ऑपरेशन। तो वो अपनी ही स्ट्रेंथ पे ज्यादा काम कर रहे हैं और ज्यादा लोगों को काम भी दे रहे हैं, लेटिंग अप द एम्प्लॉयज टू वर्क ऑन देयर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसकी वजह से उनका जो अटेंशन है, जो की बिजनेस ऑपरेशन है, वो क्या हो गए आपके, इंक्रीज हो गए। कंट्रोल्ड एक्सपेंसेस, मनी सेव होगी क्योंकि वो काम अगर खुद करेंगे तो उन्हें प्लांट लगाना पड़ेगा, वो सब रिसर्चेस करना पड़ेगा, उन सब से उन्होंने वो कंट्रोल करके काम क्या कर दिया, बाहर आउटसोर्स कर दिया। रीच इंक्रीज हो गई। Through outsourcing, you may be able to access resources and facilities that not otherwise available, because वो दूसरी कंपनी के पास ऑलरेडी क्या है ना, अवेलेबल है। Increased edge over competitors. The business may take full use of other business knowledges and expertise by outsourcing and can outperform when compared to other competitors. Because उन्होंने अपना सारा काम क्या कर दिया ना, इस समय आउटसोर्स कर दिया है, और जब लोग दूसरे काम करेंगे तो उनका क्या होगा ना, कॉम्पिटिशंस में they have increased their edge, right? Now, outsourcing and its potential in India.
इंडिया में क्या पोटेंशियल है? इंडिया में तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और सबसे ज्यादा काम जो इंडिया में आउटसोर्स होता है वो किस चीज का होता है? थ्रू द लो लेबर, बिकॉज पीपल थिंक इंडिया में लेबर जो है वो बहुत ज्यादा अबंडेंटली अवेलेबल है, तो इंडिया में काम इजीली आउटसोर्स किया जा सकता है। ड्यू टू आईटी टेक्नोलॉजी नो, पीछे हमने पढ़ा था कि इंडिया में टेक्नोलॉजी काम बहुत ज्यादा है, बिजनेस आर थिंकिंग अबाउट आउटसोर्स देयर आईटी हीट, वो कह रहा आईटी सारा का सारा काम आउटसोर्स कर दो इंडिया में। सो इंडिया इज द ग्रेटेस्ट ऑप्शन फॉर आईटी सोर्सिंग बिकॉज ऑफ इट्स सोलिड ग्रास्प ऑन द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। क्यों करना चाहिए? बिकॉज इंडिया में लार्जेस्ट पूल ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स हैं, बहुत से, हैदराबाद हो गया आपका, बैंगलोर हो गया, पूरा आईटी हब है, लार्ज प्रोफेशनल्स हैं, कॉस्ट इफेक्टिव रिसोर्सेज अवेलेबल है एट फ्लेक्सिबल प्राइसेस, हाई क्वालिटी सर्विसेज अवेलेबल है, ये आप सब बना के लिख दोगे, फेवरेबल गवर्नमेंट, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आ जाओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबको पता है कि फ्यूचर रिसोर्सेज बचाने के लिए प्रेजेंट रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करो सो दैट कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल हो जाए। इट्स अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, ताकि उनको अपने नीड्स को अचीव करने के लिए प्रॉब्लम ना आए। जैसे फॉसिल फ्यूल्स के लिए हम पढ़ते थे कि कितना ज्यादा यूज करना, और मोदी जी क्या कह रहे हैं कि आप मत यूज करो अपना क्रूड ऑयल, क्योंकि बचा ही नहीं है अभी। सो थ्री पिलर्स ऑफ द सोशल सस्टेनेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट: इकोनॉमिकल एंड सोशल एंड इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी। ये तीनों एरियाज की सस्टेनेबिलिटी अचीव करना है। वो कह रहा है देखो, सोशल और इकोनॉमिकली अगर सस्टेनेबिलिटी अचीव करते हो, सोशलाइज रिक्वेस्ट दिया, इकोनॉमिकली क्या हो गया? सो दैट मीन सब क्या होगा? इक्विटेबल, हर किसी के पास सोशल रिस्पेक्ट भी है और इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी है, तो इक्विटेबल है, एवरी पर्सन इज इक्वल। वहीं पे सोशल और इन्वायरमेंट, सोशल कास्ट कल्चर एंड ऑल, इन्वायरमेंटली अगर सब एक जैसा सस्टेनेबल हुआ तो बियरेबल होगा, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट देंगे वायबल होगा, और अगर तीनों चीजें मिल जाए तो क्या अचीव होगी आपके पास? सस्टेनेबिलिटी। अगर आप इकोनॉमिकली, सोशली और इन्वायरमेंटली तीनों जगह से आप अचीव कर लो, सो इक्वल हार्मनी अगर बिठा दो तो क्या अचीव करोगे? सस्टेनेबिलिटी। अदरवाइज कुछ ना कुछ छूट जाएगा, या तो इक्विटेबल होगा, वायबल होगा, या क्या होगा? बेयरेबल होगा। इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी किससे रिलेटेड होता है आपका? नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड, लाइक आपके मटेरियल्स हो गए, एनर्जी, फ्यूल्स है, लैंड, वाटर, इन सब चीजों को संभालना इज नोन एज एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। बिकॉज कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं कि जो एक बार खत्म हो गए तो दोबारा नहीं अरेंज कर पाओगे। वी मस्ट टेक इन टू अकाउंट द फैक्टर्स, लाइक कौन कौन से फैक्टर्स हो गए आपके? मटीरियल स्कार्सिटी, हार्म दैट कम्स फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग दीज रिसोर्सेज। फिर आया आपका इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में क्या है? जीडीपी, जीएनपी, एथिकली, एफिशिएंटली गुड्स को क्या है ना, प्रोड्यूस करना है टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ताकि ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़े। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट ऑपरेट और सर्वाइव विदाउट अ प्रॉफिट, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ाना है। लॉन्ग रन में भी कोई भी कंपनी आपकी कैन नॉट रिमेन वायबल इफ डज नॉट ऑपरेट ऑन प्रॉफिट्स, क्योंकि ब्रेक इवन तक पहुंचने में इतना टाइम लग जाता है उन्हें। अगर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स नहीं होगा तो कैसे कोई कंपनी सर्वाइव करेगी? सोशल सस्टेनेबिलिटी इज द रिस्पेक्ट और अबिलिटी इन द सोसाइटी और इन एनी सोशल सिस्टम, जहां पे आप क्या क्या मिलना चाहिए? एक गुड सोशल बिंग सर्विसेज मिलना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी मेंटेन होना चाहिए लॉन्ग रन में। सो दिस इज अबाउट द सोशल सस्टेनेबिलिटी, और थ्री एरियाज जो है अचीव करने चाहिए। ये डायग्राम देखो, यहाँ पे क्या है? सोशल सस्टेनेबिलिटी गोल्स हैं कि कौन कौन से गोल्स होने चाहिए। नंबर वन, ये आपको लेंदी क्वेश्चन में भी आ सकता है, एंड यू मस्ट नो दैट हाउ टू मेक दिस क्वेश्चन एंड राइट। नंबर वन, पॉवर्टी नहीं होना चाहिए, जीरो हंगर, सबको खाना मिलना चाहिए, गुड हेल्थ एंड वेलबींग होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन। तो ये सब क्या हो गया? HDI हो गया ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, तो वो यहाँ पे लिख दो अपना। रिड्यूस्ड इन इक्वालिटीज, लाइफ ऑन लैंड कैसा होना चाहिए, पीस, जस्टिस सबको मिलना चाहिए। दैट मीन्स आपका जो पावर इंडेक्स है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। देन पार्टनरशिप्स फॉर द गोल, गोल्स अचीव करने तो क्या बनाओ? पार्टनरशिप्स बनाओ, कोलैबोरेशंस करो, रादर देन थिंकिंग अबाउट द कॉम्पिटिशंस। कोलैबोरेशंस बनाओगे तो यू विल बी एबल टू अचीव हायर सस्टेनेबिलिटी।
देन व्हाट वी हैव द सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड, देखो ये जो SDG 12 है आपका, गोल 12, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, तो यहाँ पे यही बताया गया है, पूरा का पूरा डेटा है कि अगर आप बात करते हो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और टर्न के, तो क्या होना चाहिए। द 10 ईयर फ्रेमवर्क जो है उन्होंने सजेस्ट किया था ऑन सस्टेनेबल कॉम्प्लीशन एंड इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और ज्यादा डिटेल में तो करने की जरूरत नहीं, देखो यू कैन स्किप दिस, पार्टनरशिप गोल्स आप कर सकते हो, करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज छोड़ दो, नहीं भी करोगे तो हो जाएगा। बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी, जब बिजनेस और सस्टेनेबिलिटी की बात आती है, अगर आप बिजनेस में कैसे सस्टेनेबिलिटी अचीव करोगे, इट इम्पोर्ट बिजनेस सर्व्स एज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, जितना अच्छा बिजनेस होगा, जितने प्रोडक्शन एक्टिविटीज होंगे, उतना जो है आपका सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा अच्छा होगा, क्रिएटिव थिंकिंग होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग, कमर्शियलाइजेशन एंड इनकम जनरेशन होना चाहिए, दैट रिलेट्स टू सस्टे ऑल टारगेट लिस्टेड सब किसमें, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स SDGs में क्या है आपके अचीव है। और आप क्या क्रिएट करते हो, देर इज और बिजनेस गोल्स क्या हो सकते हैं, नॉलेज क्रिएट करना, टूल्स, पर्सनल ऑपरेशन एंड प्रैक्टिस को इंप्रूव करना, ये वाला सेक्शन बहुत ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है। बिजनेस चार्टर फॉर सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट क्या है, दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तो सस्टेनेबल कंजम्पशन और सस्टेनेबल प्रोडक्शन, अगर ये दोनों करोगे तो इजीली यू विल एबल टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हो सकता है आपके पास ये ट्राइंगल बनाने के लिए आ जाए और एक्सप्लेन करने के लिए, कंजम्पशन प्रोडक्शन वाइजली करोगे तो डेवलपमेंट अपने आप अचीव होगा, रिलेशन है आपका, एंड यू मे गेट दिस क्वेश्चन टू राइट। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ होलिस्टिक एंड लॉन्ग टर्म अप्रोच, कि अगर अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगे, इट्स अ काइंड ऑफ द लॉन्ग टर्म अप्रोच टू ग्रोथ एंड मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। तो सस्टेनेबल प्रोडक्शन क्या हो गया, प्रोडक्शन का डेफिनेशन हो गया आपके पास, प्रोडक्शन सिंपली मीन्स नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव, अगर आपके जो भी प्रोडक्शन करने की वजह से सपोज प्लास्टिक्स प्रोड्यूस कर सकते हो या जिससे आपका इन्वायरमेंटल डिस्ट्रॉय होता है, उन सब इफेक्ट्स को नेगेटिवली मिनिमाइज करना, रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूटिलाइज करना, एंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्रूव करना इज थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस। और वहीं पे कंजम्पशन क्या है, इट इज रिड्यूसिंग द इन्वायरमेंटल एंड सोशल थ्रू द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो ट्राइंगल है ना, ये लास्ट टाइम भी एग्जाम में आया था और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लेंथी बना के लिखना पड़ेगा और डायग्राम भी कर लो। ये तीनों एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट करती है फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, एम्ब्रेसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डूइंग मोर एंड बेटर विद द लेस, वो कह रहा है ज्यादा काम करो लेकिन रिसोर्सेस कम यूटिलाइज करके, इज अगेन related to this one triangle, sustainable production, consumption and achieving development. It leads to what, reduction of resources, pollution कम होगा, degradation of throughout a product life cycle, प्रोडक्ट को कंप्लीटली यूज करो, फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्ट ऑफ द कोकोनट, की कोकोनट को डिस्ट्रॉय करने की बजाय यूज ईच एंड एवरी प्रोडक्ट ऑफ द कोकोनट, चाहे उसके ट्री से रिलेटेड हो, उसके शेल से रिलेटेड हो या फाइबर से रिलेटेड हो, एनीथिंग दैट कैन बी यूटिलाइज, इट प्लेस। फिर आप इंटरनेशनल यहां पे आ जाओ, नेक्स्ट आपका ICC है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहीं तक है, एंड यू हैव टू मेक अ क्वेश्चन आउट ऑफ दिस। ICC, International Chamber of Commerce, what it says, Business Charter of Sustainable Development in 1991 में इन्होंने दिया and said that following a revision charter introduced in 2015, what they said is कि prioritize करना चाहिए किसे, sustainable development को, एडवोकेट फॉर इंक्लूजन, अगर करेंगे तो इससे क्या अचीव होगा, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंट अकाउंटेबिलिटी भी अचीव होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिजनेसेस में सबसे पहले जो क्या करो ना, प्रायोरिटाइज कर दो, बिजनेसेस में प्रायोरिटाइज होगा, दैट मीन्स प्रोडक्शन के टाइम पे कम लॉसेस हो गए, इन्वायरमेंटल कम लॉस होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन्वेस्टमेंट भी अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, अरेंज करना है। इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स आपको अडॉप्ट करने हैं, सपोर्ट करना है एंटरप्रेन्योरशिप को, सो दिस इज गिवन बाय द ICC, and these are the other concepts also given by responsible towards
पीपल एंड सोसाइटी, अगर आपने देखे होंगे बिजनेसेस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एंड में आईटीसी है, तो ये लोग क्या करते हैं ना, एवरी देयर पार्ट जो प्रोडक्ट सेल करेंगे, और पीएनजी भी है, दे आर सेलिंग देयर। अब जो भी इनका प्रोडक्ट खरीदता हुए, दैट विल रुपी वन गो टुवर्ड्स इधर द सर्व शिक्षा अभियान का आपने एग्जाम्पल किया होगा, या फिर दे आर गोइंग टुवर्ड्स द सैनिटेशन प्रोडक्ट्स, तो उनकी तरफ जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए बिजनेसेस का टुवर्ड्स पीपल एंड द सर्विसेज। दैट इंक्लूड, पीपल में कौन कौन इंक्लूड, आपके इंप्लॉयज और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स एज वेल एज द सोसाइटी, जहां पे आप ह्यूमन राइट प्रिंसिपल्स भी फोकस करोगे। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रिंसिपल होल्ड करता है दैट बिजनेस शुड क्रिएट प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट ऑफर सिग्निफिकेंट वैल्यू टू द कस्टमर, जहां से कस्टमर्स का बेनिफिट हो, इंश्योरिंग सेफ्टी इन देयर इंटेंडेड यूज एंड कंप्लायंस विद द रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशन। वैल्यू चेन अप्रोच, वैल्यू चेन अप्रोच का मतलब क्या होता है ना, कि देयर शुड बी अ वैल्यू चेन, जहां पे सप्लायर, कस्टमर, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, पूरा एक चेन, सप्लायर से लेकर के द कंज्यूमर तक एक वैल्यू चेन प्रोवाइड होना चाहिए, या सबका क्या हो, बेनिफिट हो। दे शुड कोलैबोरेट ईदर थ्रू द स्टेक होल्डर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। एंड लास्ट इज योर ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग। ये दोनों चीजें कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए रिगार्डिंग द एवरीथिंग गोल्स, कंपनी के गोल्स क्या है, व्हाट आर द मेट्रिसेस एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव, साइज को लेके, प्रोडक्शन को लेकर, स्कोप को लेके, एवरीथिंग देयर शुड बी ट्रांसपेरेंट। कम्युनिकेट होना चाहिए वो चीज, और रिपोर्ट होना चाहिए। पार्टनर्स और कोलैबोरेशंस अगर ज्यादा होंगी, पार्टनरशिप ज्यादा होंगी, कोलैबोरेशन ज्यादा होंगे, तो उससे कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट क्या है ना, ज्यादा होगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट 5, हमने कंप्लीट कर लिया है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट एंड द इजिएस्ट वन। इसको पहले कर लेना, यूनिट 4 से पहले, ज्यादा बेटर रहेगा। वी विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट वीडियो ऑन यूनिट 4 टुमारो। फॉर राइट नाउ, थैंक यू सो मच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।